शिकारी की एक सनसनीखेज दास्तान। मामो ने रज़ाउद्दीन से कहा, हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। हो सकता है वो दरिंदा यहाँ आसपास मौजूद हो और दोबारा हम पर हमला कर दे। इसके बाद इन दोनों ने दीवान को उठाकर अपने कंधों पर ले लिया। मैंने उनकी बंदूक, जो एक तरफ पड़ी हुई थी, उठाई और उनके पीछे पीछे चल पड़ा। अभी चंद कदम ही आगे बढ़े थे कि किसी दरिंदे की गराहट सुनाई दी। लगता है ये वही दरिंदा है जिसने दीवान अली को जख्मी किया है। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मामो ने खदशा जाहिर किया और हम जल्दी जल्दी झाड़ियाँ पार करने लगे। फिर हम जल्द ही इस जगह पर वापस आ गए जहाँ से दीवान अली हमसे अलग हुए थे। ये एक रास्ता सा बना हुआ था। हम तेज तेज कदम उठाते हुए वापस जा रहे थे कि एक बार फिर दरिंदे की धार सुनाई दी। यूं लगा जैसे वो हमसे बेहद करीब हो। मामो कुछ ज्यादा ही चौंकने हो गए थे। इन्होंने मुझे और थॉमसन को खबरदार कर दिया और हम तेजी से आगे बढ़ने लगे कि अचानक एक तेंदुआ हमारे सामने आकर खड़ा हो गया, जिसके चेहरे पर बड़े जख्म का निशान था। इसका यूं अचानक हमारे सामने आना नेक शुगून नहीं था। तेंदुआ दिलेर था। इतने लोगों की मौजूदगी में भी सामने आ गया था। इसका मतलब था वो दोबारा हम पर हमला करेगा। मामो ने हमें इशारे से रुकने को कहा और कर्नल थॉमसन से कहा कि वो तेंदुए को उड़ा दें। कर्नल थॉमसन ने बंदूक तो तान ली थी, मगर उनकी हालत देखकर ही लग रहा था कि वो अंदर से खौफजदा हैं। उनका खौफजदा होना बजा था। तेंदुआ जिस जुर्रत और दलीरी से सामने आकर खड़ा हो गया था, हमारी जरा सी बोल चोक हम में से किसी की भी जान ले सकती थी, खास तौर पर कर्नल थॉमसन, जो सबसे आगे थे। तेंदुआ हम पर हमला क्यों कर रहा है? इसका चेहरा जख्मी क्यों है? इन बातों का जवाब हासिल करना भी जरूरी नहीं था। इससे छुटकारा पाना ही अव्वलीन मसला था। थॉमसन की हालत देखकर मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि अगर उनसे थोड़ी सी भी गलती हो गई तो मामला इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। लिहाजा मैं अपनी बंदूक ताने उनके करीब आया और उसका निशाना बांध लिया। वो मुंह खोल कर गराया और उसका वजूद मुतहर्रिक होने लगा। इससे पहले कि वो हम पर हमला आवर होता, मैंने एक लम्हे की ताख़ीर किए बना इस पर फायर कर दिया। गोली इसके सीने पर लगी, वो दौड़ा तो मैंने दूसरा फायर इसके मुंह पर दे मारा। तेंदुआ इन्हीं पैरों पर गिरकर दम तोड़ गया। कर्नल थॉमसन ने दाद और तशक्कुर भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। फिर हम वापस घर आ गए। नवाब दीवान को एक हफ्ता लगा सेहत याब होने में। इन्हें ऐब रज़ाउद्दीन ने बताया कि जिस तेंदुए ने तुम पर हमला किया था, वो जानी ने मार दिया है, तो उनका सर शर्म से झुक गया। उन्होंने कहा, वाकई किसी दरिंदे को मारना बड़े मजबूत आसाब वाले इंसान का काम है। जब ये तेंदुआ मेरे सामने आया था तो खौफ से बंदूक मेरे हाथों से गिर गई थी। मैंने मामो से पूछा, इस तेंदुए ने बगैर किसी वजह के हम पर हमला क्यों किया? हालांकि कोई भी दरिंदा इतनी जल्दी किसी इंसान पर हमला नहीं करता। मामो ने बताया, इसकी गर्दन पर बड़ा जख्म था। इस पर किसी अनाड़ी शिकारी ने गोली चलाई होगी जो उसे छूकर गुजर गई। जख्म बढ़ता गया और वो इंसानी दुश्मन बन गया। वो तेंदुआ इस इलाके का नहीं बल्कि किसी और जंगल से भागकर यहाँ आया है। उनकी बात भी ठीक थी। जब कोई दरिंदा किसी अनाड़ी शिकारी की गोली से जख्मी हो जाता है तो इसकी आंखों में हर इंसान ही दुश्मन होता है। वो अपना बदला लेने से कभी बाज नहीं आता। यूं कह लें कि इस पर जुनून सवार होता है। तजुर्बाकार शिकारी भी अपने कदम रोक लेता है। और पाहिर दोनों नवाब वापस जा चुके थे। इन्होंने मामो से कहा था कि जब भी वो इनके यहाँ दावत पर आएं तो रमज़ान को हमराह ज़रूर लाएं। मामो और कर्नल ने उनसे जल्द आने का वादा कर लिया। बजुअत से सियालकोट जाने के लिए यूं तो लोगों को कश्तियों के जरिए जाना था,
मगर मामो और कर्नल थॉमसन अंग्रेज सरकार पर इस बात का जोर दे रहे थे कि वो दरियाए पर कोई लकड़ी का पुला बनवा दें ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो जाए। और फिर वाकई अगले हफ्ते मामो और कर्नल थॉमसन को जंगल से लकड़ियां काटकर दरिया पर पल बनाने का बड़ा ठेका मिल गया। यूं दूर दराज के मजदूर इस तरफ आने लगे। इन्होंने जंगल और दरिया के दरमियान अपनी आरजी बस्तियां कायम कर लें। मामो और कर्नल थॉमसन ने भी वहीं डेरे जमा लिए। मुझे भी उन लोगों ने अपने पास बुला लिया था। मैं बहुत खुश था कि चलो इस तरह जंगल में ज़्यादा से ज़्यादा रहने का मौका मिलेगा और शिकार में खूब वक्त लगेगा। मजदूरों ने मैदान नुमा जगह पर बस्तियां बनाने के बाद इसके गर्द कांटोंदार बाड़ लगा दी गई थी ताकि रात को कोई दरिंदा इस तरफ आकर इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। हमारी रहाइश भी वहीं एक कोने में थी जिसमें मैं, मामो और कर्नल थॉमसन सो रहे थे। मजदूरों ने जंगल से लकड़ियां काटना शुरू कर दी थीं। भूख और मफलसी का दूर था, इसलिए मजदूर अपनी औरतों, बच्चों और दीगर रिश्तेदारों को भी ले आए। औरतें तो मर्दों के शाना बशाना काम करती थीं और बड़ी उम्र के बच्चे भी उनका हाथ बटा रहे थे। जंगल से लकड़ियां काट के आरजी बस्तियों के करीब ही ढेर लगाया जाने लगा। इस काम के लिए घोड़े, गधे, खच्चर इस्तेमाल हो रहे थे। मैं और मामो पूरी तरह मजदूरों की निगरानी करते। यूं तो मजदूरों में मुसलमान, हिंदू, सिख सभी शामिल थे, मगर उनमें दो लोगों का रोब और दबदबा सबसे ज्यादा था। एक नूर खान और दूसरा अल्लाह यार। अल्लाह यार तो बस मरंजा मरंज आदमी था। नूर खान उसे जो कहता वो कर देता। नूर खान बड़ा खरांड, मकार और होशियार आदमी था। वो जंगल और जंगली जानवरों के बारे में इस कदर मालूमात रखता था जैसे बहुत बड़ा शिकारी हो। इसे रातों रात अमीर बनने की बड़ी जल्दी थी। फिर किसी ने ये बात इसके कानों में डाल दी कि मांस खौरा परिंदे की चर्बी पास रखने से आदमी बहुत जल्द अमीर हो जाता है। इसने काम के दौरान कई दफ़ा इशारों किनायों में मुझसे मांस खुर्द के बारे में जानने की कोशिश की, मगर मैं उसकी किसी बात पर कान नहीं धरता था। आखिर एक दिन उसने मुझसे पूछ ही लिया, साहब सुना है यहाँ मांस खौरा परिंदा काफ़ी तादाद में पाया जाता है, क्या ये सच है? हाँ ये सच है, मगर तुम्हें मालूम है ना, यहाँ इसका नाम लेना भी जुर्म है। अंग्रेज सरकार की तरफ से सख्त सज़ा मिल सकती है। उसने बोला, वो तो मुझे पता है साहब, मगर मैंने ये भी सुना है उसकी चर्बी पास रखने से आदमी बहुत अमीर हो जाता है। ये सब बातें सुनी सुनाई हैं। मैंने कहा, अगर ये सच होता तो हर आदमी की जेब में इस परिंदे की चर्बी होती, फिर कोई भी गुर्बत भरी जिंदगी ना गुजारता। और मेरी एक बात अपने प्ले में बांध लो नूर खान, अब उस मौजू पर किसी से कोई बात मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा। अलामत वावेन। मेरी धमकी सुनकर वो काम पर लग गया, मगर मुझे इतना अंदाज़ा ज़रूर था कि वो बहुत ज़िद्दी और सरफरा है। कोई ऐसी वैसी हरकत ज़रूर करेगा। मजदूर रात को थके मानदे आते और अपनी रहाइश गाहों में सो जाते। दिन को कर्नल थॉमसन उनकी निगरानी करता और रात को मैं और मामो पिलहरा देते। मजदूरों की आरजी बस्ती एक गाँवों की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। दूर से देखने पर यही गुमान होता था जैसे कोई छोटा सा गांव आबाद है। एक दिन काम के सिलसिले में मामो और थॉमसन को अपनी रेजिमेंट में वापस जाना पड़ा। इन्होंने दिन रात की निगरानी मेरे सुपरद कर दी। मैंने गांव से फौरी तौर पर साईं फजल को बुला लिया। अब दिन की निगरानी वो करता और यूं रात को बस्ती का पहरा देता। मैंने फजल से कहा था कि बंदूक चलाना सीख ले, मगर उसने कहा कि अभी खंजर और गुलेल से काम चल रहा है, जब ज़रूरत पड़ी तो बंदूक चलाना भी सीख लूँगा। मैं रोज़ की तरह इस रात भी पहरा दे रहा था, तभी मुझे एक तरफ से किसी की सरगोशियाँ सुनाई दें। मैं इस तरफ चला गया। ये रहाइश नूर खान और अल्लाह यार की थी। मैं उनकी रहाइश गाह के बिल्कुल करीब आ गया
और दरवाजे पर कान धुरकर उनकी बातें यकसोई से सुनने लगा। आवाज़ में इस कदर मध्यम भी नहीं थी कि साफ सुनाई ना दें। वो किसी मौजू पर बहस कर रहे थे। क्या तुम पूरे यकीन से कह सकते हो मांस खौरा परिंदा उसी जंगल में पाया जाता है? बल्ला शुबा ये अल्लाह यार की आवाज़ थी जो नूर खान से बहस कर रहा था। अल्लाह यार, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ मांस खौरा बजुअत के इस जंगल में है। एक बार जब मैं घाटी से जंगल में कटाई कर रहा था तब वहाँ एक शिकारी से मैंने उसके बारे में सुना था। वो दिन है और आज का दिन मैं तो बस उसी इंतज़ार में हूँ कि कब यहाँ आऊँ और इस मांस खौरा की चर्बी हासिल कर सकूँ। और एक बात तुम भी ज़हन नशीन कर लो, हम यहाँ लकड़ियाँ काटने नहीं आए, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ मांस खौरा को हासिल करना है। लेकिन हम इस परिंदे का शिकार कैसे करेंगे? निगरान चौकस और बहुत तेज होशियार है। ना तो वो हमें अपनी बंदूक देगा और ना ही शिकार करने की इजाज़त। मेरा ख्याल है बंदूक के बगैर इस परिंदे का शिकार मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह यार ने बड़े पते की बात की थी, तुम इसकी फिक्र मत करो, बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए हम मांस खौरा लेकर ही जाएंगे। नूर खान, तुम बंदूक चलाना तो जानते नहीं, फिर मांस खौरा का शिकार कैसे करेंगे? अल्लाह यार को जैसे अचानक ही ये बात याद आई थी। अरे बेवकूफ़, बंदूक सर पर रख कर थोड़ी चलाई जाती है, चलती तो वो हाथों से है। तुम इस बात को दिमाग पर मत लो, बस मैं जो कहता हूँ करते जाओ। नूर खान इस पर बाकायदा रूप जमाने लगा। अच्छा एक बात तो बताओ, मांस खुर्दा दिखने में कैसा है? अल्लाह यार को शायद ज़्यादा बोलने की बीमारी थी, वो मैं अभी नहीं बता सकता, बस तुम अभी सो जाओ, सुबह काम पर भी जाना है। नूर खान ने मकारी और चालाकी से बात का रुख पलट दिया, फिर दोनों लंबी तान कर सो गए। उनकी बातें सुनकर मैं चौकस हो गया था। इन पर मांस खौरा को पाने का जुनून सवार था। दौलत की लालच ने उनकी अकल पर पैटी बांध दी थी। वो ज़रूर कोई ऐसी हरकत करने वाले थे जिससे सबको कोई बड़ा नुकसान पहुंच सकता था। मांस खौरा को मैंने भी कभी नहीं देखा था, अपने नाना और बाबा से एक दो बार सुना ज़रूर था। बहरहाल मैंने इरादा किया कि मामों से इस बारे में ज़रूर दरियाफ्त करूँगा। अलबत्ता मैं उन दोनों पर पहले से ज़्यादा निगरानी रखने लगा था। काम के दौरान अक्सर वो मुझसे घुलने मिलने की कोशिश करते, मगर मैं इन्हें डांट डपट कर भगा देता। इन्होंने फजल को भी शीशे में उतारने की कोशिश की थी। इसने मुझे आकर सारी सूरत हाल बताई तो मैंने इससे कहा, अब अगर वो कोई ऐसी बात करें तो उनकी फेंटी लगा देना। ना जाने मेरी और फजल की बातों की भनक उनके कानों में कैसे पड़ गई कि इन्होंने इस बारे में बात करना ही छोड़ दी। मैं भी मुतमईन हो गया कि वो अब इस मामले से सूबदोश हो चुके हैं, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। नूर खान जैसा मकार और यार इस बात को कैसे भूल सकता था। एक रात इन्होंने मेरी रहाइश गाह में घुसकर मामों वाली बंदूक उठाई। मामों और कर्नल थामुसन अपनी बंदूकें छोड़ गए थे। मैंने फजल से कहा कि इन दोनों को तलाश करके ले आए। मैंने चंद मजदूरों को भी इसके साथ भेजा। इन्होंने इन्हें सारा दिन तलाश किया, मगर उनकी खोज ना लग सकी। वो जंगल में कहीं रूपोश हो गए थे। मुझे तो इस बात की फिक्र लाहक थी कि अगर मामों को पता चल गया तो वो मेरी अच्छी खासी खातिर तवाज़ो कर देंगे। मजदूरों के सामने जो बेइज्जती होगी वो अलग। उनके आने से पहले इन दोनों का मिलना बेहद ज़रूरी था। मैं खुद निगरानी छोड़कर जा नहीं सकता था, लिहाजा चंद मजदूरों की जिम्मेदारी लगा दी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।